हेलो एवरीवन, वेलकम टू तेजस करियर एकेडमी। गाइस, आज है 24 ऑफ मार्च और आज हम देखेंगे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस को। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन का। सबसे पहले हम बात करेंगे, यहाँ पे पहला क्वेश्चन रखा गया है यूरेशियन ऑटर के बारे में। ध्यान से देखिएगा। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि हाल ही में हम लोगों ने विश्व वानिकी दिवस, ठीक है, ध्यान रखिएगा, क्या हमने मनाया है? विश्व वानिकी दिवस, ठीक है, वानिकी दिवस मनाया है। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन ना आपके फॉरेस्ट से, कंजर्वेशन से, पर्यावरण संरक्षण से ज्यादा यहाँ पर आ जाता है। पर्यावरण संरक्षण इन द सेंस क्वेश्चन में है यूरेशियन ऑटर राज्य के किस जिले में पाया गया है। इसका मतलब है कि ऑन विच डिस्ट्रिक्ट, इन विच डिस्ट्रिक्ट यूरेशियन ऑटर इज फाउंड। तो क्वेश्चन में यूरेशियन ऑटर से संबंधित है और किस जिले में पाया गया है। तो ध्यान रखिएगा, यूरेशियन ऑटर जो है, यूरेशियन ऑटर जो है ये आपका एंडेंजर्ड स्पेसीज में काउंट किया जाता है, ठीक है, एंडेंजर्ड विलुप्त प्राय प्रजाति में काउंट किया जाता है। पूरे विश्व में अगर आप देखेंगे तो इसकी कुल 13 प्रजातियां पाई जाती है और 13 में से 3 आपके भारत में है, ठीक है, 13 में से 3 प्रजाति जो है भारत में है। यूरेशियन ऑटर्स नॉर्मली जो है 1 मीटर लेंथ होता है, इसका 1 मीटर लेंथ होता है। और इसके बाद अगर आप देखेंगे तो वेट करीब करीब 8 केजी के आसपास है। मछली, मेढक, ये सब इसके आहार होते हैं। क्लियर रहेगा? क्लियर रहेगा। तो अब हम बात करते हैं कि इंडेंजर्ड स्पीसीज के लिस्ट में यूरेशियन ऑटर जो है हाल ही में कोरबा के जंगलों में पाया गया है। कहाँ पे? कोरबा। ध्यान रखिएगा, कोरबा के जंगलों में पाया गया है। करीब करीब 17 ऐसे प्लेसेस हैं जहां पे इसका निवास मिला है, ठीक है, यूरेशियन ऑटर का निवास मिला है, रेसिडेंस मिला है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? कोरबा। जिस तरीके से आप सभी को पता होगा कि हाल ही में छत्तीसगढ़ में कोरबा में ऑरेंज कलर का अगर देखेंगे तो चमगादड़ यानी नारंगी चमगादड़ मिला है, हनी बैजर मिला है, यानी माउस डियर मिला है। बहुत सारी चीजें ऐसी ऐसी प्रजातियां जो विलुप्त प्राय होने वाली हैं, विलुप्त होने वाली हैं, इन सभी इंडेंजर्ड स्पेसीज कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ में कुछ कुछ मिले हैं, ठीक है। क्लियर रहेगा। तो यहां पर करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? कोरबा। क्लियर है, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है, ऑल इंडिया सिविल सर्विसेज शतरंज प्रतियोगिता में राज्य की महिला टीम ने कौन सा पदक जीता है? तो राज्य की महिला टीम, सबसे पहले आयोजन कहां हुआ? तो आयोजन हुआ था भुवनेश्वर, उड़ीसा में। ध्यान रखेंगे, ऑल इंडिया सिविल सर्विसेज शतरंज चैंपियनशिप का आयोजन उड़ीसा में हुआ था, भुवनेश्वर में। क्लियर रहेगा। और भुवनेश्वर में अगर आप देखेंगे तो ऑल इंडिया कंपटीशन में, ऑल इंडिया कंपटीशन में छत्तीसगढ़ की टीम ने रजत पदक जीता है, रजत पदक जीता है। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट आपको याद रखना होगा कि ऑल इंडिया ओपन कंपटीशन में अगर आप देखेंगे सिविल सर्विसेज में, तो ऑल इंडिया कंपटीशन में राज्य की टीम का ये तीसरा, छत्तीसगढ़ का तीसरा पदक है, थर्ड मेडल है। क्लियर रहेगा। तो कौन सा पदक जीता है? पदक जीता है रजत। और इसमें सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस किसका रहा है? रायपुर के रहने वाले पूजा यादव, ठीक है, याद रहेगा, इनका बेहतरीन परफॉर्मेंस रहा है शतरंज में। भुवनेश्वर में आयोजित हुआ, रजत पदक मिला और राज्य को यानी छत्तीसगढ़ के लिए ये तीसरा पदक है ऑल इंडिया लेवल पे। तो करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहां पर आपका, भारत के किस राज्य में चोल संग्रहालय स्थापित किया जाएगा? तो आप सभी को पता होगा चोल साम्राज्य के बारे में। चोल जो था दक्षिण साम्राज्य में, अगर आप देखेंगे दक्षिण के राजवंशों में देखेंगे तो चोल का नाम बहुत ही शक्तिशाली, शक्तिशाली, ठीक है, शक्तिशाली राजवंशों में इसकी तुलना की जाती है, इसको काउंट किया जाता है, रखा जाता है, क्योंकि इसने अपना साम्राज्य विस्तार गंगा के दक्षिणी भाग तक, अगर हम बात करें, गंगईकोंड चोल्लम, याद रखिएगा, गंगईकोंड चोल्लम, गंगईकोंड चोल्लम की उपाधि दी गई थी राजेंद्र प्रथम को, ठीक है, गंगईकोंड चोल्लम को उपाधि दी गई थी, यानी गंगा के दक्षिणी भाग तक पहुंच चुका था चोल, ठीक है। तो अगर आप देखेंगे तो इनका साम्राज्य विस्तार साउथ में श्रीलंका तक, श्रीलंका तक, और ईस्ट में इंडोनेशिया तक था, ईस्ट में इंडोनेशिया तक था। विश्व की सबसे पावरफुल नेवल आर्मी यानी नौसेना, विश्व की सबसे पावरफुल नौसेना उस समय में, उस तात्कालीन समय में चोल के पास था। ध्यान रखिएगा, चोल साम्राज्य के पास था। तो हाल ही में तमिलनाडु राज्य का बजट पेश किया गया है, तमिलनाडु राज्य का बजट पेश किया गया है और इस तमिलनाडु राज्य के बजट में चोल राजवंश की राजधानी तंजौर, चोल वंश की राजधानी तंजौर में अगर देखेंगे आप
तो इनके वित्त मंत्री के द्वारा बजट में चोल संग्रहालय खोलने की घोषणा की गई है। तो चोल संग्रहालय कहाँ पे खोला जाएगा? तमिलनाडु में। तमिलनाडु के किस स्थान पे? तंजौर में। करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा यहाँ पर आपका सी। तमिलनाडु में अगर आप देखेंगे राजराजेश्वर टेम्पल, बृहदेश्वर टेम्पल, मीनाक्षी मंदिर, बहुत सारे ऐसे आपको स्थापत्य कला का, और अगर आप देखेंगे मंदिर टेम्पल कंस्ट्रक्शन में, स्ट्रक्चर में अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे ऐसे मिल जाएंगे जहां पे आपको एंशिएंट इंडिया और पोस्ट गुप्त पीरियड के बहुत सारे आपको यहां पर अवशेष मिलेंगे। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा तमिलनाडु। नेक्स्ट है कुदरगढ़ महोत्सव 2023 का आयोजन कब से किया जाएगा? तो कुदरगढ़ महोत्सव का आयोजन जो है 26 मार्च से किया जाएगा। कब से किया जाएगा? 26 मार्च से। कौन से जिले में? सूरजपुर में। ध्यान रखिएगा, सूरजपुर में कुदरगढ़ देवी माता का मंदिर है, माता बागेश्वरी। ध्यान रखिएगा, मां बागेश्वरी धाम इसको बोला जाता है कुदरगढ़ को। और बागेश्वरी अगर आप देखेंगे, माता बागेश्वरी का टेम्पल जो है, मंदिर जो है 700 स्टेयर्स चढ़ने होते हैं। ठीक है, 700 स्टेयर्स चढ़ने होते हैं। सेम इसी तरीके से अगर आप देखेंगे 26 मार्च से लेकर 28 मार्च तक इस उत्सव का आयोजन होगा। और साथ ही साथ दूसरी तरफ याद रखना है 22 मार्च से बमलेश्वरी महोत्सव स्टार्ट हो चुका है। क्या स्टार्ट हुआ है? बमलेश्वरी महोत्सव। और बमलेश्वरी महोत्सव कहां आयोजित होता है? डोंगरगढ़ में। राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ में माता बमलेश्वरी मंदिर है और यहीं पर बमलेश्वरी महोत्सव का आयोजन होता है। तो दो चीजें याद रखनी है, सूरजपुर में कुदरगढ़ महोत्सव माता बागेश्वरी को डेडिकेटेड है, 700 स्टेयर्स है, 1000 फीट से भी ज्यादा हाइट पर, यहां पर अगर आप देखेंगे तो 1000 फीट से भी ज्यादा की हाइट है इनके मंदिर तक की। तो करेक्ट ऑप्शन क्या बन जाएगा? करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा यहां पर आपका डी। ठीक है, आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे। राज्य के किस जिले को इंडियन रेस्पॉन्सिबल टूरिज्म अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है? तो पहले आपको याद रखना होगा कि इंडियन रेस्पॉन्सिबल टूरिज्म अवार्ड 2023 का आयोजन कहां हुआ? तो आयोजन हुआ तमिलनाडु के ऊटी में। ठीक है, तमिलनाडु के ऊटी में। क्लियर रहेगा, तमिलनाडु के ऊटी में इसका आयोजन हुआ। और सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो बस्तर जिले को इसके लिए सम्मानित किया गया है, अवार्ड दिया गया है। बस्तर जिले को अवार्ड दिया गया है इंडियन रेस्पॉन्सिबल टूरिज्म अवार्ड। और उस बस्तर में भी किस संस्था की बात अगर करें तो ऑन एक्सलेरो बस्तर। ठीक है, ये काम क्या करता है? तो पिछले 7 सालों से बस्तर की प्रकृति, बस्तर की संस्कृति, बस्तर के टूरिज्म और बस्तर के पर्यावरण को संरक्षित करने हेतु डिफरेंट टाइप की एक्टिविटीज ऑर्गेनाइज करती है ये संस्था। और बस्तर को हाल ही में इंडियन रेस्पॉन्सिबल टूरिज्म अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या बन जाएगा? करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा यहां पर आपका ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरित ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार ने किस संस्था के साथ समझौता किया है? यानी ग्रीन एनर्जी। ध्यान रखेंगे, ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार ने किस संस्था के साथ एमओयू किया है? तो हाल ही में श्री सीमेंट बलौदाबाजार, ध्यान रखिएगा, श्री सीमेंट बलौदाबाजार की कंपनी है। और श्री सीमेंट के साथ गोबर को, याद रखेंगे आप, गोबर को एनर्जी सोर्स में या सेकेंडरी सोर्स में अगर आप देखेंगे तो यूज करने के लिए एमओयू किया गया है। और इसमें अगर आप देखेंगे तो सीमेंट की फर्नेस को, यानी जो भट्ठी है, भट्ठी को गर्म करने के लिए कोल के साथ मिक्स करके इसका यूज किया जाएगा। कोल के साथ मिक्स करके इसका यूज किया जाएगा। ठीक है, भट्ठी को गर्म करने के लिए इसका उपयोग होगा, जिससे कि अगर आप देखेंगे तो यहां पर कंटिन्यूअस जो है ग्रीन एनर्जी का उपयोग होगा। और साथ ही साथ गोबर खरीदी यहां पर बढ़ेगी। और 10 मीट्रिक पर डे के अकॉर्डिंग यहां पर परचेजिंग कैपेसिटी रहेगी श्री सीमेंट की। और साथ ही साथ 10 मीट्रिक पर डे के हिसाब से 10 मीट्रिक टन पर डे के हिसाब से गोबर खरीदी होगी इस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। और अभी तक 87 मिलियन टन
87 मिलियन टन गोबर जो है इसने खरीद रखा है। क्लियर रहेगा, क्लियर रहेगा। 87 मिलियन टन अभी इसने, मीट्रिक टन इसने गोबर खरीद रखा है। किसके लिए? फर्नेस हीटर के रूप में यूज करने के लिए। जो भट्ठी होती है, भट्ठी को यहां पर गर्म करने के लिए, कोल के साथ मिक्स करके यूज करने के लिए। क्लियर रहेगा। करेक्ट ऑप्शन क्या बन जाएगा? करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा यहां पर आपका बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, राज्य के किस जिले में मिलेट ऑसेस द्वारा कपड़ा बनाया जा रहा है? तो मिलेट ऑसेस तो याद रखना है बेमेतरा जिले में, बेमेतरा जिले में कृषि विद्यालय के द्वारा, कृषि महाविद्यालय के द्वारा मिलेट यानी कि अलसी के डंठल को उपयोग करके, अलसी के डंठल को उपयोग करके उसके रेशे से कपड़ा बनाया जा रहा है, उसके रेशे से कपड़ा बनाया जा रहा है। और इस कपड़े को नई दिल्ली में, जो अभी हाल ही में आयोजित किया गया, नई दिल्ली में अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनी स्टार्ट किया गया था। और इस अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनी में इस कपड़े को प्रेजेंट किया गया। ठीक है, इस कपड़े को प्रेजेंट किया गया। इसकी बेनिफिट्स क्या है, एडवांटेज क्या है? तो ये क्या करेगा? कूलिंग का काम करेगा, कूल रखेगा। जैसे आप कपड़े पहनते हैं नॉर्मली, तो उस कपड़ों में आप कंफर्ट देखते हो, साथ ही साथ लुक देखते हो। तो यहां पर क्या है कि यहां पे कंफर्ट ज्यादा होगा और लुक वाइज धीरे धीरे इसकी एनहांसमेंट होगी। दूसरी चीज, इस कपड़े को एक कलर के लिए सबसे खास बात, फूल सब्जी और फलों के रंग को यूज किया जा रहा है, फलों के रंग का प्रयोग किया जा रहा है। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन क्या बन जाएगा? करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा बेमेतरा जिले में। ठीक है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश का पहला हाथियों के लिए ओवरब्रिज और अंडरपास किस राज्य में निर्मित किया जा रहा है? अब हाथियों के लिए अंडरपास और ओवरब्रिज का क्या मतलब है? तो ध्यान रखिएगा कि जैसे जो भी एलिफेंट एरिया होता है, एलिफेंट रिजर्व है, सपोज हमने बात किया यहाँ पे एलिफेंट रिजर्व है कहीं पे, और वहां से रेलवे लाइन पास कर रहा है, या कोई ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज के लिए अगर आप देखेंगे कोई भी ट्रांसपोर्टेशन मीडिया पास हो रहा है, जैसे अगर रोड बन रहा है तो उनके लिए भी वहां पे कुछ प्रोविजंस रखे जाते हैं। तो सेम यहां पर खरसिया से धर्मजयगढ़ के बीच में, ध्यान रखेंगे, खरसिया से धर्मजयगढ़ में रेलवे लाइन बिछाया गया 74 किलोमीटर के लिए। और इस एरिया में एलिफेंट रिजर्व आता है, एलिफेंट जोन आता है, और इनके पासिंग के लिए ओवरब्रिज, ठीक है, ओवरब्रिज, और इनके पासिंग के लिए अंडर ब्रिज का निर्माण किया गया है, अंडर ब्रिज का निर्माण किया गया है। कहां पे? छत्तीसगढ़ में। और ये देश का पहला ऐसा अंडर ब्रिज और ओवर ब्रिज होगा जो हाथियों के पर्पस को ध्यान में रखते हुए, कि हाथियों के आवागमन के लिए, जिससे कि रेलवे ट्रैक पर ना आए और नुकसान ज्यादा ना हो वन्य जीवों का, इसके लिए छत्तीसगढ़ में बनाया गया है इंडियन रेलवे के द्वारा। क्लियर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2023 के अंतरराष्ट्रीय वानिकी दिवस का विषय क्या रखा गया है? तो इंटरनेशनल फॉरेस्ट्री डे कब मनाया गया? 21 मार्च को। ठीक है, 21 मार्च को। इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1971 से। किसके द्वारा? यूरोपीय एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। यूरोपियन एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने सबसे पहले यहां पर बैठ करके एक बैठक हुआ था इन लोगों के बीच में, और इस बैठक में इन लोगों ने डिसाइड किया था कि वनों को बनाए रखना है, यानी जंगल को, एग्रीकल्चर तो ठीक है बट वनों को बनाए रखने के लिए यहां पर बैठक आयोजित हुआ। और 1971 में पहली बार विश्व वानिकी दिवस मनाया गया। ठीक है, पहली बार विश्व वानिकी दिवस मनाया गया, और साथ ही साथ अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इसी समय से स्टार्ट हो गया था विश्व वानिकी दिवस का सेलिब्रेशन। इसके बाद 2011 से लेकर के 2020 तक का अंतरराष्ट्रीय वानिकी वानिकी दशक के रूप में मनाया गया पूरे विश्व में 2011 से 2020 का टाइम पीरियड। क्लियर रहेगा। अब बात करते हैं थीम का। तो इस साल का थीम रखा गया था वन और स्वास्थ्य। ध्यान रखेंगे, वन और स्वास्थ्य। क्लियर रहेगा, वन और स्वास्थ्य। इसके साथ साथ आपको याद रखना है मार्टियर्स डे कब मनाते हैं? 23 मार्च को। शहीदी दिवस आप सभी को पता होगा, राजगुरु भगत सिंह और सुखदेव, इन सभी को फांसी दी गई थी, जो कि हमारे स्वतंत्रता संग्राम के प्रेरित करने वाले आइडियल्स हैं, और हमारा फंडामेंटल ड्यूटी भी बनता है, मौलिक कर्तव्य भी है कि हम इनका सम्मान करें।
क्लियर रहेगा, क्लियर रहेगा। तो करेक्ट ऑप्शन यहां पर क्या बन जाएगा, वन और स्वास्थ्य, फॉरेस्ट एंड हेल्थ। क्लियर है। चलते हैं सेशन के लास्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है पीएम मित्र मेगा टेक्सटाइल पार्क देश के कितने राज्य में स्थापित किया जाएगा। तो पीएम मित्र मेगा टेक्सटाइल पार्क देश के कितने राज्यों में स्थापित होगा, तो याद रखना है देश के 7 राज्यों में स्थापित किया जाएगा। 7 राज्यों में स्थापित किया जाएगा, जिनमें से मुख्य रूप से अगर आप देखेंगे तो पहला तमिलनाडु, दूसरा तेलंगाना, तीसरा कर्नाटका, चौथा महाराष्ट्र, पांचवा आपका मध्य प्रदेश, छठवां आपका यूपी और एक राज्य जिसमें से अगर आप देखेंगे गुजरात। ठीक है, गुजरात जिसमें अहमदाबाद का नाम आता है। तो इन 7 राज्यों में पीएम मित्र मेगा टेक्सटाइल पार्क स्थापित किया जाएगा। क्यों, तो वस्त्रों के यानी कपड़ों के वैश्वीकरण के लिए। और यहां पर मेन मोटो क्या है, मेन मोटो रखा गया है 5F। ठीक है, 5F का मतलब क्या है, पहला F जो स्टैंड करेगा वो स्टैंड करेगा फार्म टू फाइबर, यानी खेतों से ला करके इसको पहले फाइबर में कन्वर्ट करना। ठीक है, फार्म टू फाइबर, क्लियर रहेगा पहला। दूसरा जो रहेगा आपका फाइबर टू फैक्ट्री, यानी कि फाइबर से जब ये आपका जाएगा कहां पर, फैक्ट्री में। ठीक है, फाइबर टू फैक्ट्री। तीसरा क्या होगा, फैक्ट्री टू फैशन, ध्यान रखेंगे, फैक्ट्री टू फैशन। और इसके बाद बनेगा फैशन टू फॉरेन। ठीक है, फॉरेन। तो 5F क्या प्लान हो गया, फार्म, फाइबर, फैक्ट्री, फैशन, फॉरेन। टोटल आपके 5F विजन पे ये काम करेगा, 5F विजन पे काम करेगा। और साथ ही साथ मेक इन इंडिया और मेक फॉर वर्ल्ड, 2 ऑप्शन यहां पर रखे गए हैं, मेक इन इंडिया और मेक फॉर वर्ल्ड। इस थीम के साथ, मेक इन इंडिया मेक फॉर वर्ल्ड थीम के साथ पीएम मित्र मेगा टेक्सटाइल पार्क अपने भारत के 7 राज्यों में बनाए जाएंगे, स्थापित किए जाएंगे। तमिलनाडु, तेलंगाना, कर्नाटका, महाराष्ट्र, गुजरात, यूपी और एमपी में। क्लियर रहेगा। तो करेक्ट ऑप्शन यहां पर बन जाएगा आपका 7, दैट इज बी। ओके, तो गाइस ये था सेशन। अब बारी आपके स्टूडेंट धर्म की। स्टूडेंट धर्म का आज का क्वेश्चन जो है वो है, भारत का पहला गौरव पर्यटक ट्रेन का शुभारंभ किस स्थान से किया गया। ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन को। भारत का पहला गौरव पर्यटक ट्रेन का शुभारंभ किस स्थान से किया गया, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। लास्ट लेक्चर में मैंने आपसे पूछा था कि किस पूर्व हॉकी खिलाड़ी के नाम पर रायबरेली राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम का नामकरण किया गया है। तो करेक्ट ऑप्शन होगा रानी रामपाल, जो कि महिला टीम की कैप्टन रह चुकी है। ठीक है, तो आज के सेशन में बस इतना ही। मिलते हैं बहुत ही जल्द हम लोग नेक्स्ट और नए सेशन के साथ। बने रहिए चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।